ओके, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन न्यूक्लियस और यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ये क्या है भाई? हमने इसको न्यूक्लियस मान रखा है, जिसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पता होना चाहिए। न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। एक सिंपल हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता, एक भी न्यूट्रॉन नहीं रहता, सारा का सारा प्रोटॉन ही रहता है। तो न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर देख रहे हैं, ये क्या है? ये न्यूक्लियस का फिगर है, और जो काफी हाईली डेंस ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होता है। प्लस अगर मैंने इसको दूसरा शब्दों में डाइलेक्ट्रिक स्फीयर बना दिया, अगर मान लो ये न्यूक्लियस नहीं, दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक स्फीयर हो, इंसुलेटर हो, स्फीयर हो, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस कहानी में क्या होगा? कहानी हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में कितना होगा, और इसके सरफेस पे कितना होगा, और इसके बाहर कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। इजी वे में हमें गॉस थ्योरम एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालने के लिए हम आसानी समझ सकते हैं कि अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट पे, अगर मान लो कि ये जो स्फीयर हमने रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस अगर रखा हुआ है, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है भाई? कैपिटल आर है। तो अगर मान लो हमने इंटरनल पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकाला, तो कहानी क्या होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कोई भी कह देगा कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए अगर हमने यहाँ पर एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और इसके अंदर टोटल चार्ज Q समाया हुआ है, टोटल चार्ज स्मॉल q समाया हुआ है, इसने अपने अंदर कंटेंट करके रखा हुआ है। तो एक्सटर्नल चार्ज के लिए, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकते हो और पोटेंशियल भी बता सकते हो। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल r। ये कहानी कब का हो रहा है? जब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हम सोचते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एक्सटर्नल पॉइंट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ है, तो दूसरा अगर मीडियम हो उसके अलावा, तो उसको हम K लिख के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैं K लिख के छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पर K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग आराम से बता सकते हैं, ठीक है, आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए हम इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बता सकते हैं व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस कहानी को आप समझ सकते हैं। तो ग्राफ में भी आप आउटसाइड पॉइंट के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट। ये जितनी सारी कहानियां आप पढ़ रहे हैं, इसमें चार्ज क्या हो रहा है भाई? कांस्टेंट हमें मान के रखा हुआ है। जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस सेपरेशन, इन दोनों कहानियों में हमने क्या करके रखा हुआ है? चार्ज को कांस्टेंट रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कांस्टेंट, स्मॉल q इज कांस्टेंट। स्मॉल q कांस्टेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द आउटसाइड रीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे सेपरेशन कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये हमने ये आउटसाइड रीजन के लिए रखा है, ये पॉइंट हमने सरफेस के लिए रखा है, और ये वाला पॉइंट हमने किसके लिए रखा हुआ है? इनसाइड पॉइंट के लिए रखा हुआ है ना, इनसाइड रीजन के लिए रखा हुआ है। तो उसे निकालना भी जरूरी है। तो चलिए हम लोग इनसाइड रीजन के लिए फाइंड करते हैं काफी इजी वे में। सबसे पहला बात ये समझिए कि इनसाइड रीजन के लिए जो हमने कैलकुलेट किया है, इनसाइड रीजन के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका फॉर्मूला क्या है? क्या कैलकुलेट करके आ रहा है? क्या टोटल कैलकुलेट करके आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय 2r 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इनसाइड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी कैसे कर रहा है? नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये डायरेक्टली नॉन लीनियरली क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है। ग्राफ को देखिए यहाँ पर, अगर सेंटर की हम बात करें, सेंटर पे स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये क्या आएगा? 3/2 इंटू Q बाय क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r। ये जो सरफेस वैल्यू है,
ये जो सरफेस वैल्यू है ना उसी का 3/2 पार्ट आ रहा है सेंटर पे। सरफेस पे इतना आ जाएगा क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, इसमें 2/2 कैंसिल हो जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर कर पता चल रहा है कि जैसे जैसे यहाँ देखिए ग्राफ पता चल रहा है, जैसे जैसे हम सेंटर से हम सरफेस पर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है। वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है। इस सरफेस पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल घटता हुआ जा रहा है, फिर धीरे धीरे और घटता हुआ जा रहा है। मतलब मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे ही है, 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा, फिर यहाँ पर इससे कम सरफेस पे, फिर आउटसाइड रीजन के लिए घटते हुए जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया। इस ग्राफ को भी देख के आप समझ सकते हो, ये अगर पैराबोलिक है तो एक बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लीनियरली वेरी करना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा लेकिन लीनियरली वेरी करना शुरू हो जाएगा। तो हमने इनसाइड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो डिफरेंस निगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड पोटेंशियल बाय आर विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना। तो हमने डिफरेंशिएट किया, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, और जो हमारा आंसर आ रहा है q इंटू स्मॉल आर बाई आर क्यूब, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ये किस तरह से वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो लीनियरली वेरी कर रहा है तो हमने ग्राफ इस तरह से बना के रखा हुआ है, आप देख लो। ये इनसाइड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल रहा है। जैसे जैसे सेपरेशन आर जो है, सेपरेशन जैसे जैसे स्मॉल आर, देखो अभी मैंने आउटसाइड पॉइंट के लिए ले रखा है, अब इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे। अभी तक हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए डिस्कशन किया था जो कि काफी इजी था। अब हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए डिस्कशन करते हैं। इनसाइड पॉइंट के लिए देखिए क्या होगा। इनसाइड पॉइंट में हमने इसको दे रखा है स्मॉल आर, दिस इज लेस देन क्या, कैपिटल आर, उससे कम हो रहा है। तो आप इस कहानी में क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इसमें इनसाइड रीजन के लिए हमने कैलकुलेट किया है, इनसाइड रीजन के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल क्यू आर बाय आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, लीनियरली वेरी कर रहा है, डेरिवेटिव निकाले हैं तो इस तरह से लीनियरली वेरी कर रहा है, बशर्ते स्मॉल क्यू चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए और रेडियस भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमारा कहानी कुछ इस तरह से आएगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ पे चला जा रहा है, सरफेस पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है ये भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए आप देख सकते हो पोटेंशियल का भी ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। दोनों के दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों ग्राफ कंटिन्यूअस आ रहे हैं तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए इनसाइड पॉइंट की बात हम करते हैं। ये जो इनसाइड पॉइंट है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर मान लो ये इनसाइड पॉइंट के लिए कहीं जीरो है या नहीं, इसका टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। ये कभी भी जीरो हो सकता है क्या, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कारण क्या है, अगर आपने जीरो रखा है यहाँ पर, देखिए अगर आपने जीरो यहाँ पे रखा हुआ है, स्मॉल आर इज इक्वल टू √3r जो कि ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इनसाइड पॉइंट में कभी भी जीरो नहीं होगा। ग्राफ क्लियर कर आपको पता चल रहा है, सारा चीज आपको मैंने बता दिया। आउटसाइड पॉइंट के लिए समझना काफी आसान है, इनसाइड पॉइंट के लिए भी हमने बता दिया है ना। तो चलिए इस तरह से अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस हो चुका है, आप इस बेसिक चीज को समझ चुके हैं। जब आपने जैसे आपने बेसिक चीज को समझ लिया उसके बाद आपको और नीट टाइप के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे बेस्ट जितने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इससे बेस्ट, इसके बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं आपको बनाने होंगे। काफी इजी है बनाना। पोटेंशियल आप याद रखोगे इनसाइड पॉइंट के लिए, ग्राफ भी हमने प्लॉट करके रखा हुआ है। ये अगर आपने जान लिया, ये अगर आपने जान लिया तो सारा कहानी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान पे रखोगे, बाद बाकी कुछ भी इसमें ज्यादा माथापच्ची करने वाली बात नहीं है, काफी इजी है ना। ये क्या है, काफी इजी है, समझिए। ओके, अब जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर क्या था, गॉसियन स्फीयर था। ओके,
ओके, जो हमारा करंट टॉपिक अभी चल रहा है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नाम बता रहा है इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम, इक्वल, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। इसका डिफिनेशन आप दो डिफिनेशन लिख सकते हैं। इजी डिफिनेशन क्या है, सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी सरफेस है, मेटल कंडक्टर है ना, एक एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चाहे वो जीरो हो या नॉन जीरो हो, कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। ऐसे सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके ईच एंड एवरी पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। चाहे वो कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, जो भी हो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन यही है, दो सरफेसेस हैविंग सेम और इक्वल पोटेंशियल आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है जी, चलिए दूसरा डिफिनेशन समझते हैं। इसी को दूसरे वे में समझते हैं। फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली हो, नॉन यूनिफॉर्मली हो, जो भी हो, तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिफिनेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना। क्या कहलाता है लोकस, लोकस कहलाता है। लोकस मतलब एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड जो कुछ भी है ना। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना, हैविंग सेम पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, हर एक पॉइंट पे इक्वल बराबर हो। ऐसे लोकस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, इसको आप लोग समझिएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो उस प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे और ग्राफ को समझिए कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है, तो इसके ऊपर इस स्मॉल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उससे कम इस जगह पे होगा और उससे भी कम इस जगह पे होगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मान लो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरह से निकलते हुए जा रहा है, बाहर निकलते हुए जा रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इनसाइड होता, ठीक है ना, इनसाइड होता। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पर तो एक पॉइंट चार्ज हमने ड्रॉ किया और ये इमेजिनरी हमने स्फीयर ड्रॉ किया, ये भी इमेजिनरी स्फीयर है, ये भी इमेजिनरी स्फीयर है, और भी स्फीयर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ गौर से देखो कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है, फॉर्मूले से देखिए। पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, कैसे हम लोग उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। ठीक है जी, तो स्मॉल आर यहाँ पर हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम है, हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम है। फिर इस स्फीयर पे आइए, तो इस स्फीयर पे भी पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। क्या हो रहा है भाई, सेम आ रहा है। फिर इस सरफेस पे, इस सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। जितने सारे आप स्फीयर ड्रॉ करोगे, जितने सारे सरफेसेस आप ड्रॉ करोगे, हर एक स्फीयर पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम मतलब ये नहीं कि इसका पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। मतलब इस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम। इस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। चार्ज कांस्टेंट हो, यहाँ पे चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। अगर चार्ज कांस्टेंट है लेकिन सेपरेशन हमने क्या कर रहा है, बढ़ा के देख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रही है, घट रही है। अरे भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रही है तो इसको दूसरे में क्या कह सकते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट रही है, वो तो स्केलर क्वांटिटी की तरह हमने कहा, वेक्टर क्वांटिटी की तरह आप क्या कह सकते हैं? आप यही कहोगे वेक्टर क्वांटिटी की तरह कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे घट रहा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों एक ही चीज को बता रहा है, बस रिलेशन जो था मैंने आपको बता दिया। जो रिलेशन था वो क्या था? dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, यही था रिलेशन। इससे अब पता चल रहा है कि पोटेंशियल कैसे घटता हुआ जा रहा है, निगेटिव साइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो कैसे पोटेंशियल घट रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है, dv इज ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वो घटते हुए जा रहा है। तो जैसे जैसे चार्ज की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है? घटते हुए जा रहा है। लेकिन 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 सवाल ये है कि इस सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इस जगह पे भी पोटेंशियल क्या हो रहा है? सेम है, इस सरफेस पे भी क्या हो रहा है? पोटेंशियल सेम है, ठीक है, सेम है। लेकिन आप पहले सरफेस को V1 मान लो, दूसरे सरफेस को V2 मान लो, तीसरे सरफेस को V3 मान लो, चौथे को V4 मान लो, लाइक दैट आप इतने सारे पोटेंशियल मान लो। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आप किसे समझते हो? क्या है सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा बताओ? V1 का। सेपरेशन क्या है? R कम है। V1 का पोटेंशियल ज्यादा है V2 से, V2 का ज्यादा है V3 से, V3 का ज्यादा है V4 से, लाइक दैट। बहुत सारे सरफेसेस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे 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 क्या हो रहा है? घटते हुए जा रहा है। अगर धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, तो ये बात आपके समझ में आ गया। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि V1 अगर इस पॉइंट पर है तो इस जगह पर भी V1 ही है, इस पर भी V1 है, इस पर भी V1 है, इस पॉइंट पे V1 है, इस पॉइंट पे V1 है, इस पॉइंट पे V1 है, इस पर भी V1 है, हर एक पॉइंट पे V1 है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर V1 है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, पहला प्रॉपर्टीज दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला आप ये समझो कि ये एक ऐसा स्फीयर है जिसमें हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसे हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा देखिए, दूसरा स्फीयर हमने ड्रॉ किया जिसका स्मॉल आर जो ग्रेटर देन कैपिटल आर है। यहां पे आप देखो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरा देखो, तीसरा यहां पर देखो, ये क्या है? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इट इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मतलब जितने सारे स्फीयर्स आप देख रहे हो ये सब के सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, याद रखिएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने क्या डेफिनेशन बताया था? फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन locus of all points having same potential, locus of all points having same potential, general locus कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, पैराबोलिक इक्वेशन भी हो सकते हैं, बहुत सारा चीज लोकस हो सकता है। तो क्या है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है वो कैसा था? ये स्फेरिकल था, स्फेरिकल ग्राफ आ रहा है ना, स्फेरिकल आ रहा है। लोकस कैसा है? स्फेरिकल है। चलिए ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप यहां देखिए कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रहा है। यहां पे गौर से देखिए आप, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, परपेंडिकुलरली पास करता है ऑलवेज, नन परपेंडिकुलरली कभी नहीं। अगर नन परपेंडिकुलरली जाएगा तो दो पॉइंट आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल के टेंजेंट की तरफ और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट की तरफ अगर आ गया इसका मतलब क्या होगा कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट आ जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि absurd है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इक्विपोटेंशियल फील्ड से वो सब के सब परपेंडिकुलर है। तो पहला चीज आप याद रखिएगा कि दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के सब क्या है? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये स्फीयर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये स्फीयर ही हो, ये एक लाइन भी हो सकता है, ये एक प्लेट जैसा भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल फिगर भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल रीजन भी हो सकता है ना, बहुत सारा चीज हो सकता है।
तो इसको आप ये मत समझना कि बस ये स्फेरिकल टाइप का होगा, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, और भी बताएंगे उसी के बारे में। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस जगह पे, अगर मान लो ये इसको क्रॉस कर गया, मान लो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? ये सरासर गलत है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये सरासर गलत है। मतलब एक पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, एब्सर्ड है, फालतू है। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तीसरा चीज प्रॉपर्टीज आप देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू 0 टू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी चार्ज को, एक आर्बिट्ररी चार्ज को लेते हैं, उसी चार्ज को किसी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम मूव करवाते हैं तो वर्क डन कितना होता है, 0, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, क्यू वीबी माइनस वीए। यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू वीबी माइनस वीए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। क्यों भाई, तो हर एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है ए, है ना, तो ए से बी तक लेके जा रहे हैं, एक ही पोटेंशियल पे ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो भाई तो पोटेंशियल तो सेम आ रहा है, ये बराबर हो गया, इक्वल टू 0 हो गया ना, तो पोटेंशियल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो वर्क डन कितना होता है किसी पोटेंशियल सरफेस पे, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवाते हैं, तो मूव करवाने से वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, देखिए वर्क डन, अगर आप दूसरे वे में समझेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, दूसरी तरह से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में भी आप कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू 0। दो तरह से आप कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E डॉट dre इक्वल टू 0 आ रहा है, ये E डॉट dre इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब dv इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर dv इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए, जो अभी हम लोग फील्ड, जिस फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह के फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी पढ़े हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, याद रखिएगा। लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड स्टोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दैट फील्ड, ठीक है, इनसाइड दैट कॉन्फ़िगरेशन और रीजन, है ना। तो जो इस फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो वो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन दूसरे फोर्स जैसे डिसिपेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स होते हैं और एयर ड्रैग होते हैं, ये इनके अगेंस्ट में काम किया जाए, है ना, या वो जो काम कर रहे हैं ये सब फोर्सेस, वो एनर्जी को तुरंत डिसिपेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, स्टोर नहीं कर पाते, कंजर्व नहीं कर पाते, और इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। कंजर्व मतलब स्टोर करना, है ना, कंजर्व मतलब क्या होता है, स्टोर करना। वाटर कंजर्वेशन पढ़ते होंगे, है ना, बहुत सारे कंजर्वेशन प्रिंसिपल पढ़ते होंगे, वाटर कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, है ना, मास कंजर्वेशन, मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत सारे चीज पढ़ते थे। उसी तरह से आप यहाँ ये भी समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, अपने एडवांस स्टडी में जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे कि एक इंड्यूस्ड फील्ड होता है जो जनरेटर में काम आता है, जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पैदा करेगा, इजाद करेगा, बनाएगा, नया देगा। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मोटर में आ रहा है, एसी जनरेटर में जो आता है वो इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड मतलब जो प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के लगा के हम वहां पे सोचेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है, और ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, उसे हम कंजर्व नहीं कर सकते, नॉन कंजर्वेटिव कहलाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ पर जो E डॉट dr आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो और ऐसे ऐसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं क्लोज कर्व देते हैं, क्लोज कर्व बनाएंगे, है ना, वो क्या करेंगे, वो क्लोज कर्व बना सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, क्लोज कर्व देते हैं। इस तरह के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देते हैं, क्लोज कर देते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज कर्व नहीं होता। ओके।